हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। 7 भाइयों की एक बहन की कहानी। बहन को मार कर खा गए थे भाई। किस प्रकार इतना प्रेम प्यार होने के बाद में भी भाई जो है वो बहन को क्यों खा जाते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। 7 भाई थे, सातों में ही बड़ा प्रेम था। उनके माता पिता नहीं थे और 7 भाइयों की एक बहन थी जो कि उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सातों भाई इकट्ठे शिकार पर जाते जंगल में और उनकी बहन जो थी वह पूरे घर को संभालती थी, घर का काम करती थी। वह बहन से बहुत प्यार करते थे। जब सारा दिन वह जंगल में शिकार करते और जंगली जानवरों को मारकर लेकर आते और फिर बहन से बोलते कि इसे तुम पकाओ, और बहन उसे पकाती और फिर सभी उसे बड़े चाव से खाते थे। उन सारे जंगली जानवरों को पकाकर। एक दिन भाई शिकार पर गए हुए थे रोज की तरह और बहन खाना पका रही थी। वह साग पका रही थी। साग पकाते पकाते अचानक से उसकी उंगली कट गई और उंगली कटने की वजह से खून निकलने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने पल्लू से खून को पोंछ लूं, लेकिन फिर उसे अगले ही पल ख्याल आया कि यदि मैंने अपने पल्लू से खून को पोंछ लिया तो भाई देखेंगे तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और उन्हें बड़ी दया आएगी और उनसे मेरा दर्द देखा भी नहीं जाएगा, तो मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। इसलिए वह अपना खून जो है वो पल्लू से नहीं पोंछती। वह सोचती है मैं दीवार से पोंछ लेती हूँ। वह दीवार से पोंछने ही जा रही होती है तो उसे अचानक से ख्याल आता है कि दीवार पर तो निशान रह जाएंगे और भाई जो है वह बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे मेरे खून को देखकर, क्योंकि वह तो मुझे बहुत प्रेम प्यार करते हैं। यह सोचकर बहन ने दीवार से भी नहीं पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे साफ करूं। उसने समझ नहीं आया। वह साग काट रही थी तो उसने सोचा कि मैं इसी साग से ही पोंछ लेती हूँ। वह साग से पोंछ लेती है और अपने खून को पोंछने के बाद वह साग को पका देती है। जब शाम होती है सारे भाई आ जाते हैं और सभी हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं तो वह उन सबको वह खाने में साग परोसती है। सभी लोग बड़े ही चाव से उस साग को खाते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं और बहन से कहते हैं कि आज कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है साग में, तुमने ऐसा क्या डाला उसके अंदर। तो वह एक पल के लिए डर जाती है। उसे लगता है कि यदि मैंने सच्चाई बता दी तो यह सभी बहुत दुखी होंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। तो यह सोचकर वह उन्हें कुछ भी नहीं कहती है। बोलती कि नहीं, वही रोज की तरह ही मैंने तो खाना पकाया है, मैंने इसमें कुछ अलग से ऐसा नहीं डाला है। फिर भी वह उससे बहुत जोर देते हैं लेकिन वह नहीं बताती है। उसके बाद सभी भाई जो है वह सोने चले जाते हैं। सोने जाने पर भी उनके दिमाग में वही वही ख्याल आ रहा होता है। वो लोग सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, अपना नहा धोकर खा पी कर वह फिर जंगल की ओर चले जाते हैं शिकार करने के लिए। रास्ते में भी वह लोग यही बात करते हैं कि कल जो खाना बनाया था वह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। वह अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करे बिना रह नहीं पाते हैं। एक दूसरे से तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है। जो सबसे बड़ा भाई रहता है वह कहता है कि कुछ ना कुछ तो बात है कि इतना स्वादिष्ट क्यों बना। रोज भी तो हम खाना खाते हैं लेकिन रोज तो हमें इतना स्वाद नहीं आता है, कुछ तो बात जरूर है। वह घर जाकर सोचते हैं कि आज हम घर जाएंगे तो अपनी बहन से जोर देकर पूछेंगे जरूर कि उसने इसमें क्या डाला था। वह सभी भाई घर आते हैं। घर आकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने पर वह सब बहन से बार बार पूछते हैं कि कल तुमने ऐसा क्या डाला था जो साग इतना स्वादिष्ट था। लेकिन
बहन फिर भी उन्हें नहीं बताती है। वह कह देती है कि नहीं, रोज की तरह ही मैंने उसमें कुछ ऐसा नहीं विशेष डाला था, वैसा ही सादा सा खाना बनाया था। लेकिन वह उससे बड़ा भाई जो है वह उसे कसम दे देता है अपनी, और कहता है कि तुम्हें मेरी कसम है कि तुम्हें सच बताना ही होगा कि आखिर तुमने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो वह अपने भाई की कसम को तोड़ नहीं पाती है और वह उसे सच बता देती है कि मेरी उंगली जो है वह कट गई थी, इस वजह से खून बहने लगा, और यदि मैं उसे दीवार से पोंछती तो आपको दिख जाती। तो आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो कि आप लोगों का मन दुखी हो जाता, विचलित हो जाता। यदि मैं उसे अपने कपड़े से पोंछती तो भी आपको दिख जाता और आप उसके दाग धब्बे देखकर मुझ पर क्रोध करने लगते और आप कहने लग आपको बहुत ज्यादा दुख होता। तो यह सोचकर मैंने इसे साग से ही पोंछ दिया और साग वैसा ही बना दिया। इस पर भाई कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप खाना खाकर और सोने चले जाते हैं। जब सारे भाई सोने चले जाते हैं तो वहां पर सोते सोते सभी एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारी बहन का रक्त कितना स्वादिष्ट है, कि हमारी बहन का रक्त जरा सा उसने डाला सब्जी में तो वह कितना स्वादिष्ट खाना हो गया। तो सोचो कि हमारी बहन का अंग कितने स्वादिष्ट होंगे, यदि हम उसका मांस खाएं और तो हमें कितना स्वाद आएगा। यह कहकर सभी के मन में लालच आ जाता है। लेकिन जो छोटा भाई होता है वह बहुत दुखी होता है इन सब बातों को सुनकर, लेकिन वह बड़े भाई का विरोध भी नहीं कर पाता है और अपनी बहन को भी कुछ नहीं बता पाता है। वह मन ही मन रोता रहता है, लेकिन वह अपने आंसू भी बाहर नहीं निकाल पाता है, नहीं तो उसके जो बड़े भाई हैं वह उसे ही मार डालते, क्योंकि उसे पता था कि ये सारे ही खूंखार हैं। इस तरीके से वह इन लोगों का साथ देता है। वह सब एक योजना बनाते हैं कि कल हम सभी लोग जब शिकार करने के लिए जाएंगे तो वहां पर बहन को भी लेकर जाएंगे और किस तरीके से इसे हमें मारना है वह भी हम आज रात को ही सोच लेते हैं। योजना के अनुसार बड़ा भाई अपनी बहन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, अब तुम शादी के योग्य हो चुकी हो, तो हम लड़के वालों का घर देखने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ में चलो। शादी की बात सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वह भी तैयार हो जाती है। जब वह अच्छे से तैयार होकर साथ में चल पड़ती है, चलते चलते वह थक जाती है और वह अपने भाई से पूछती है कि कितनी दूर और है मेरा ससुराल, कितनी दूर और चलना पड़ेगा। तो बड़ा भाई कहता है कि बस थोड़ी सी दूर और चलना है, और सामने उन्होंने एक मचान बना रखा होता है टीले सा, और खेतों में ही, जहां पर उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई होती है। तो वह उसे दूर से ही दिखाता है कि देखो, हमें बस ये आ गया सामने ही, हमें यहाँ तक जाना है। जब सामने हमें कोई रास्ता दिख जाता है तो हम हमारे चलने की गति जो है वह और तेज हो जाती है। यही उसे भी लगता है और फटाफट से वह और स्फूर्ति से खुशी खुशी चलने लगती है, और सामने बिल्कुल जैसे ही पहुंच जाते हैं तो वह उसे ऊपर बोलते हैं कि तुम ऊपर चढ़ जाओ, वहीं पर वह लोग आने वाले हैं तुम्हें देखने के लिए। और लड़की खुशी खुशी ऊपर चढ़ जाती है। वहां पर पहले से ही बाकी के भाई मौजूद होते हैं। वह सब रस्सी लेते हैं और लड़की को बांध देते हैं। बांध कर और फिर बड़ा भाई जो है वह आदेश देता है कि एक एक करके सभी लोग इस पर तीर मारो ताकि यह मर जाए। तो जैसे ही वह तीर मारने लगते हैं तो वह बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने भाइयों से बोलती है कि क्यों तुम लोग मेरी प्राणों के प्यासे हो गए हो। तब वह बताते हैं कि तुम्हारा खून इतना स्वादिष्ट है, तो तुम्हें मारकर यदि हम तुम्हारा मांस खाएंगे तो वह कितना स्वादिष्ट होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा मांस खाएं। यह बात सुनकर लड़की को बहुत दुख होता है और वह उसे मारने के लिए सबसे पहले बड़ा भाई जो है वह धनुष लेकर आता है और तीर लगाने लगता है। जैसे ही वह तीर छोड़ने लगता है तो लड़की जो है
वह गाने लगती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है तो तीर से क्यों मारते हो मेरी छाती पर, सीधे वार करना। और बारी बारी जैसे ही सारे भाई वार करते हैं, सभी के वार जो है वह चूक जाते हैं। लेकिन छोटा भाई जो है वह लड़की से बहुत प्रेम करता था और वह नहीं चाहता था कि वह उसे मारे। लेकिन यदि वह उसे नहीं मारता तो बाकी भाई जो है वह उसे मार डालते। बाकी भाइयों के डर की वजह से सबसे छोटा वाला भाई जो है वह जैसे ही हाथ में लेता है तो वह समझ जाती है कि इसने कमान हाथ में ली है, यह मुझे नहीं मारना चाहता है, इसके हाथ इतने कँपा रहे हैं। तो भी वह बोलती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटा भाई जैसे ही करता है तो वह रोने लग जाता है। तो वह बोलती है, बिंदु बिंदु दादा छाती नाई ताइक, यानी कि तुम मेरी छाती में तीर नहीं मारो। लेकिन बाकी सबको तो वो नहीं मारने के लिए बोलती है, लेकिन इसे बोलती है कि सीधे मेरी छाती में ही मारो, क्योंकि मैं तुम लोगों से इतना लगाव करती थी और तुमने इसका फल मुझे यह दिया है। और वह उसकी छाती में मार देता है और जैसे ही मारता है वैसे ही वह लड़की मर जाती है। और जैसे ही वो मर जाती है तो बड़ी ही बेदर्दी के साथ बाकी सारे भाई मिलकर लड़की के सारे अंगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और काट कर और बोलते हैं छोटे वाले भाई को कि जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर आओ, पानी लेकर आओ और इसे पकाने की तैयारी करो। छोटा भाई जाता है, वह लेकर आता है, साथ में वह लकड़ियां और पानी लेकर आता है, साथ में वो कुछ मछलियां और मेंढक केकड़े भी साथ में लेकर आ जाता है। और वह जैसे ही वह पकाने लगते हैं तो वैसे ही वह उस आग के अंदर केकड़े, मछलियां और थोड़े से मेंढकों को भी पका लेता है और पकाकर सबको इकट्ठा कर लेता है। और जैसे ही वह खाना बोलते हैं कि परोसो, कि चावल और मांस जो है वह पक चुका है तो चलो अब हमें परोसो। वह केले के पत्ते सबके आगे रखता है और सबके आगे बिछाकर और उसके ऊपर चावल डालता है और सबको वह मांस भी वह परोसता है जो वो पकाकर लेकर आता है। वह जैसे ही खुद खाने लगता है तो वह उस मांस को हटा देता है, वहां एक गड्ढा कर देता है, उसके अंदर मांस को डाल देता है और जो लड़की के बचे हुए अंग होते हैं जैसे कि नाक, कान और आँखें, तो यह जो नहीं वह पकाता है, वह सारी चीज़ें वह उस गड्ढे के अंदर दबा देता है। और साथ में जो उसके हिस्से में आता है मांस खाने के लिए, वह भी वह केले के पत्तों से उसी गड्ढे में डालकर दबा देता है और खुद जो है वह केकड़े और मछली, मेंढक को खा लेता है। इसके बाद उसका मन बिल्कुल नहीं मानता है। सारे भाई यह खाकर बहुत तृप्त होते हैं और बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि वाकई में हमने जैसा सोचा था, यह इसका मांस तो वाकई में बिल्कुल वैसा ही है कि इसका रक्त इतना इतना सा स्वादिष्ट था, तो आज तो हम खाकर कई जन्मों की हमारी भूख जो है वह मिट गई है। सारे भाई उसे खाकर और भूल जाते हैं, वह घर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में वह सब अपने सबकी शादियां हो जाती हैं और सारे भाई खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। लेकिन जो छोटा भाई होता है उसने विवाह नहीं किया होता है, वह अकेला रहता है। और वहीं पर जहाँ उन्होंने गड्ढे में सारे वो अंग डाल दिए थे जो नहीं पकाए थे और जो उसके छोटे भाई ने भी नहीं खाए थे वह भी उसमें डाल दिए थे, वहां पर एक बांस का पेड़ बन जाता है और वह उग जाता है और वहां पर ढेर सारे बांस जो है वह उग जाते हैं। इतने लंबे लंबे बांस उग जाते हैं, घने वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक दिन वहां पर एक ब्राह्मण जो है वह भिक्षुक होते हैं, वह आ रहे होते हैं और उन्हें लघु शंका लगती है, तो वह लघु शंका के लिए उस झाड़ियों के बीच में जाकर करने लगते हैं। वह बांस के बीच में जैसे ही जाकर करने लगते हैं तो
आकाशीय आवाज आने लगती है, बहुत दुर्गंध आ रही है, बहुत दुर्गंध आ रही है। यह सुनकर वह डर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं और वह वहाँ पर लघु शंका नहीं करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वह वहाँ से वह बाँस में से एक बाँस को तोड़कर ले जाते हैं अपने साथ और उसे कारीगर से उसकी एक बांसुरी बनवा लेते हैं और वह बांसुरी बजाते हैं और लोगों से भिक्षा मांगते हैं। वो बांसुरी इतनी सुंदर बजती है और इतनी सुंदर आवाज आती है कि हर कोई उस बांसुरी की आवाज से खुश हो जाता था और भिक्षा देता था। जो अंदर भी होते थे वह भी उस बांसुरी की आवाज को सुनकर बाहर की ओर दौड़कर आकर भिक्षा देने लगते हैं। ऐसे सुनते सुनते और भिक्षा मांगते मांगते वह ब्राह्मण एक दिन उन्हीं सातों भाइयों के घर में पहुंच जाते हैं। वह बड़े भाई के घर के वहां जैसे ही बांसुरी बजाने लगते हैं तो बांसुरी में से आवाज आने लगती है, नहीं बजो रे, नहीं बजो रे, यह हथियारा है, इसके दिल में नहीं कलेजा, यह तो बहन का हत्यारा है। यह सुनकर वह ब्राह्मण डर जाते हैं। जब बांसुरी की ऐसी आवाज सुनता है उनका बड़ा भाई तो बाहर आकर देखता है और भिक्षुक से पूछता है कि यह आवाज कैसी। तो वह बताते हैं कि इस बांसुरी में से ऐसी आवाजें अपने आप आ रही हैं। तो वह डर जाता है और उन्होंने जो अपनी बहन के साथ किया वह उन्हें याद आ जाता है। तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं अंदर जाकर कि जल्दी से इसे भिक्षा दो और यहाँ से बोलो जाने के लिए। वह जल्दी से उनकी पत्नी भिक्षा देती है और वह दूसरे भाई के घर चले जाते हैं। वहां जाकर वह जैसे ही बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी में से पुनः आवाज आने लगती है, नहीं बजो रे, नहीं बजो रे, यह बहन का हथियारा है, नहीं है इसके कलेजे में दिल, यह तो बहन का हथियारा है। यह सुनकर दूसरा भाई भी डर जाता है। वह भी अपनी पत्नी से वही दोहराता है। इसी प्रकार छयों भाइयों के घर जो वह जाते तो छयों भाई इसी प्रकार से अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि जल्दी से यह भिक्षा दो इन्हें और इन्हें बोलो कि वह जाएं यहाँ से। ऐसे करते करते छयों भाइयों के यहाँ पर इसी प्रकार बांसुरी बोलने लगती है। जब वह सातवें भाई के घर जाते हैं तो सातवां भाई के यहाँ वह जैसे ही बजती है तो वह बांसुरी जो है वह खुश होकर बांसुरी में से आवाज निकलती है, यही है सगा मेरा भाई, यही है सगा मेरा भाई, इसके दिल में नहीं कोई खटाई, यह करता है अपने बहन से प्यार। यह सुनकर वह बांसुरी की आवाज सुनकर बहुत खुश होता है कि यह बांसुरी ऐसे कैसे बोल रही है। तो वह भिक्षुक से पूछते हैं तो भिक्षुक बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं आपके छयों भाइयों के यहाँ गया और छयों भाइयों के यहाँ तो यह कुछ और ही बोल रही थी और आपके यहाँ पर आकर बड़ी खुश हो रही है। तो वह समझ जाता है। वह उन्हें दान दक्षिणा देता है और उनसे वह बांसुरी ले लेता है। वह बांसुरी को अपने घर में रख देता है। वह अपने घर में बांसुरी को रखकर और फिर चला जाता है काम पर। जब वह काम से आता है तो उसका घर बड़ा ही साफ मिलता है उसे। अगले दिन भी यही क्रम चलता है, तीसरे दिन भी यही चलता है। ऐसा रोज रोज देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है। उसे लगता है कि शायद मेरे घर का काम जो है वह मेरी भाभियां करती होंगी। तो वह एक दिन बड़ी भाभी के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या भाभी आपने मेरे घर की सफाई करी थी क्या? तो भाभी कहती कि नहीं भैया, हमारे घर में इतने काम पड़े होते हैं कि हम अपने घर का ही काम कर ले वही बहुत है, हम तुम्हारे घर की सफाई कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और वह अपने घर में जाता है और देखता है कि यहाँ तो पूरी सफाई है। एक दिन वह छुपकर देखता है कि आखिर में ऐसा क्या है कि कौन आकर सफाई करता है। तो वह देखता है कि बांसुरी में से एक लड़की निकलती है सुंदर सी, जो उसकी बहन की तरह दिखती थी। वह आती है, घर को पूरा साफ करती है, काम करती है और वापस से बांसुरी में चली जाती है। वह यह सब देख चुका होता है। पहले थोड़ा डर जाता है, फिर वह अपनी भाभी को जाकर बताता है। तो उसकी बड़ी भाभी कहती है कि तुम एक काम करना,
कि तुम अब वह जब भी जैसे ही निकले उसमें से बांसुरी में से, तो तुम उसे छुप कर देखना और बाहर निकले तो तुम बांसुरी को आग के हवाले कर देना, उसे जला देना और उस लड़की पर गंगा जल छिड़क देना। वह उनकी बात को मान लेता है और बात को मानकर वह वैसे ही करता है। जैसे ही लड़की बांसुरी से निकलती है और घर का सारा काम करने लगती है, वह बांसुरी को उठाकर आग में डाल देता है और बांसुरी जल जाती है और वह उस लड़की पर गंगा जल छिड़क देता है। गंगा जल छिड़कते ही वह लड़की मनुष्य रूप में आ जाती है और वह आश्चर्यचकित रह जाता है उसे देखकर कि वह तो उसकी वही बहन होती है प्यारी सी, जिसे सारे भाइयों ने मिलकर, 6 भाइयों ने मिलकर खाया था। तो वह बहुत खुश होता है अपनी बहन को देख। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे। वह उससे कहती है कि तुम ही मेरे सच्चे भाई हो, जो तुमने मेरे लिए इतना किया। फिर दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं और साथ में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा भाई बहन में प्यार होना चाहिए, ना कि कोई लालच होना चाहिए कि जिस लालच के चलते हम दूसरे का नुकसान कर दें, कि हम उसे नष्ट करने तक पे उतर आए। क्या भाई बहन का प्यार ऐसा होता है? भाई बहन का हो चाहे किसी भी रिश्ते का प्यार हो, उस प्यार में हम क्या इतने खूंखार हो जाएं? क्या हम जंगली जानवर हैं कि हम किसी को खाने तक के लिए मजबूर हो जाएं? इस तरीके से देखकर तो यह बात तो गलत है। क्या आपको यह बात सही लगती है या गलत लगती है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए और साथ में यह भी बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी तरीके के वीडियो और इसी तरीके की नई नई कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और साथ में इसी तरीके की और कहानियाँ यदि आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।